Hello student, today we will start the unit number 5 BSc 6th semester. Okay, the name of unit is magnetic properties of the material. Okay, so this is our lecture number 1 of unit number 5. Okay, तो हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो कंटेंट क्या है इस यूनिट का। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, क्लासेस ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और कुछ थेरीज भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें। क्लासिकल लैंगमैन थेरी देखेंगे डाई और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ओके, फिर लास्ट में सम लॉज पढ़ने वाले हैं हम, क्यूरी लॉ, वीस लॉ, हिस्टेरिसिस एंड एनर्जी लॉज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल किस पे डिपेंड है। एक फेनोमेना होता है मैग्नेटिज्म जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डिपेंड है। तुमने स्कूल में भी मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीज़ें तुमने स्कूल में पढ़े होंगे। हम अभी ग्रेजुएशन में ओके डिटेल्स में देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो अगर हम आजू बाजू सारी तरफ देखते हैं, एवरीवेयर इज मैग्नेटिज्म। हमारे सराउंडिंग में, अराउंड अस, एवरीवेयर इज मैग्नेटिज्म। सबसे बड़ा एग्जांपल है, हम अर्थ पे रहते हैं। ओके, अर्थ की ही अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब तुम बोलोगे कि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर वो फील्ड फील क्यों नहीं होती है हमें, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द अर्थ में हैं, बैठे हैं। ओके, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है काफ़ी लेस होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लेस, 25 to 65 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो टेस्ला मीन्स 10 to the power -6 टेस्ला, बहुत कम फील्ड होती है। दैट इज इक्वेलेंट टू 0.25 to 0.65 ओरिस्टेट। इसलिए इतनी कम फील्ड होने के कारण हमें फील नहीं होती। सबसे ज़्यादा फील्ड होती है नॉर्थ और साउथ पोल पे, मतलब इतनी ही फील्ड होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। वहाँ जाओगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर भी इतनी लेस फील्ड होने से हमें कुछ नहीं लगता है। तो एवरीवेयर इज मैग्नेटिज्म। अर्थ एक बड़ा एग्जाम्पल है मैग्नेटिज्म का। ओके, तो हम आजू बाजू देखते हैं तो कहाँ कहाँ मैग्नेट, हर चीज़ में मैग्नेटिज्म का एप्लीकेशंस है। हम हमारे आजू बाजू हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस है वो मैग्नेटिज्म के। तो कौन कौन से, हम अगर देखो पुराने सेलफोन इस टाइप के फ्लिप वाले आते थे, तो फ्लिप में भी मैग्नेट लगा होता था जो चिपक जाता था। ठीक है, ये तो हो गया बाहर का पार्ट। लेकिन मोबाइल या सेलफोन के अंदर जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, जैसे रैम होती है, वो भी मैग्नेटिक मेमोरीज होती है। मैग्नेटिक चिप्स लगे होते हैं फ़ोन में, ये भी एक एग्जांपल है। सेकंड है, हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसके पीछे ब्लैक स्ट्रिप लगी होती है। ओके, तो ये ब्लैक स्ट्रिप भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। ओके, तो और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के सामने भी अभी तो चिप वाले कार्ड आ रहे, छोटी चिप, ये तो मैग्नेटिक स्ट्रिप है ब्लैक कलर की। अभी कार्ड में के सामने के भाग में एक छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है, मेटालिक मैग्नेटिक स्ट्रिप। ओके, और हार्ड डिस्क देखते हैं हम, तो हार्ड डिस्क में भी ये मैग्नेट्स लगे होते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं। विंडमिल में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव, ओके, एक तो बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोवेव, जो घर में हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन। ओके, तो इसमें मैग्नेट्रॉन होता है इसके अंदर, जो मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करता है और माइक्रोवेव को जनरेट करता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। बुलेट ट्रेन में भी मैग्नेटिज्म यूज़ होता है। माइक में, हम माइक्रोफोन में मैग्नेटिज्म यूज़ होता है। अर्थ तो एक बड़ा एग्जाम्पल है। अर्थ इज just behave like a magnet having two poles, north and south pole. Okay, earth has itself its magnetic field। और ये जो मदरबोर्ड है हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, या टीवी के अंदर बड़े बड़े बोर्ड है, उसमें मैग्नेटिक चिप्स लगे होते हैं, आईसीज लगे होते हैं। ओके, लाउड स्पीकर में भी मैग्नेट का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर के ड्रॉअर में बंद और क्लोज करने के लिए भी मैग्नेट लगे होते हैं। मेडिकल फील्ड में अगर देखोगे तो एमआरआई मशीन, ओके, एमआरआई मशीन जैसे ब्रेन मैपिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं आदमी को, उस मशीन के अंदर वहाँ मैग्नेट लगे होते हैं जिससे ब्रेन मैपिंग की जाती है। तो एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें भी मैग्नेटिज्म का यूज़ होता है। सैटेलाइट्स में मैग्नेटिज्म का यूज़ है। और ये कंपास नीडल, ओके, इसमें मैग्नेटिक नीडल होती है जो डायरेक्शन बताती है। ये जनरली एरोप्लेन में कंपास नीडल का यूज़ होता है डायरेक्शन पता करने के लिए। ओके, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। ओके, तो इस तरीके से मैग्नेटिज्म के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इसलिए हमको मैग्नेटिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़
रियली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है। ओके, ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होता है, आता कहाँ से है। सिंपल एग्जांपल, तुमने मैग्नेट देखे होंगे, ठीक है, और जो आयरन और जो भी लोहे की वस्तुएं हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा था, ये बार मैग्नेट होता है, ठीक है। ये बार मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस बार मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल से ये जो दिख रहे हैं ना सर्कल्स, ये इस तरीके के जो लाइंस हैं, okay, these lines are originated from north and ends on south, so these lines are called magnetic lines of forces। ये देखो, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ओके। और जितने रीजन में ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्प्रेड होती है, उन रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तुमने मैग्नेट से बचपन में खेला होगा। ओके, तो मैग्नेट हाथ में लेते हो और आयरन को उसके पास लाते हो तो आयरन चिपक जाता है, लेकिन अगर मान लो उसको कुछ बहुत ज़्यादा दूर रख दिया तो चिपकता है क्या, नहीं। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज होती है, उस रेंज में अगर तुम आयरन को लाओगे उस मैग्नेट के पास तो ही अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो जो रेंज होती है उस मैग्नेट की, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितने रेंज में, जितने रीजन में कवर होते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये होगी परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब जिसमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अब तुम बोलोगे परमानेंट मैग्नेट बोल रहा हूँ, ये तुम बहुत फेमस परमानेंट मैग्नेट किसका बना होता है, नियोडायमियम, आयरन और बोरॉन का। ओके, सो परमानेंट मैग्नेट जो है, बहुत फेमस परमानेंट मैग्नेट जो मार्केट में मिलते हैं वो बने होते हैं नियोडायमियम, आयरन और बोरॉन के अलॉय से, Nd, Fe और B। ओके, सो ये परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। ओके, और ये उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली होती है। ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि एक दूसरा फिनोमिना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें तो परमानेंट मैग्नेट में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, लेकिन अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को ऑन और ऑफ करना है, स्विच करना है, ट्यून करना है, तो मैं परमानेंट मैग्नेट में नहीं कर सकता, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कैसे ट्यून करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ट्यून कर सकते हैं। करंट को स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट को स्टॉप किया तो मैग्नेटिक फील्ड चली गई। इस तरीके से तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, तो ये देखो, अगर तुमने एक वायर ले लिया, सपोज ये कॉपर कॉइल है, उसको वाउंड कर दिया और उसमें से करंट पास किया। इस कॉइल को सपोज टर्न्स है n नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसमें से जब तुम करंट पास करोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये रेड एरो दिख रहा है, दिस एरो इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज B0 इज इक्वल टू μ0 इंटू H। H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, B0 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और μ0 कहाँ से आया, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। अब ये कॉइल है, कॉइल के अंदर क्या है, फ्री स्पेस, कोई मटेरियल रखा है क्या कॉइल के अंदर, नहीं, फ्री स्पेस है। तो μ0 क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमेबिलिटी क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। अब बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। करंट पास कर रहे हो किसी भी मेटालिक वायर से, ये सपोज कॉपर वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेट होती है, उसका मैग्नेट्यूड होता है B0 इज इक्वल टू μ0 इंटू H, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट से, ओके, इलेक्ट्रिक करंट से। अभी ये तो बीच में, तो इस कॉइल के बीच में तो कोई मटेरियल नहीं था। अगर तुमने इसके बीच में कोई मटेरियल, सपोज ये आयरन रॉड रख दिया और आयरन रॉड को वाउंड कर दिया ये कॉइल, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, B इज इक्वल टू μH। अब यहाँ पे μ0 नहीं है क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस है, क्या कॉइल के बीच में आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड की अपनी एक परमेबिलिटी होगी, ओके, आयरन रॉड अपनी एक इनसाइड में अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ दैट सैंपल और परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ दिस आयरन रॉड, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे फ्री स्पेस थी, इसलिए μ0 इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पे तुमने कॉइल को वाउंड किया है आयरन रॉड के ऊपर, तो यहाँ पे म्यू क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ दैट आयरन रॉड, दैट मटेरियल,
ओके, तो हर मटेरियल की परमेबिलिटी अलग अलग होगी, जिसकी ज़्यादा परमेबिलिटी उसमें ज़्यादा मैग्नेटिज्म। ओके, आयरन अगर इसमें इसके जगह आयरन की जगह कोबाल्ट लिया तो म्यू अलग होगा, अगर आयरन की जगह तुमने निकेल लिया तो म्यू अलग होगा। तो परमेबिलिटी ऑफ ईच मटेरियल इज डिफरेंट। तो इस तरीके से तुम ऐसे सिंपल कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगी बहुत लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है और वैक्यूम की परमेबिलिटी लो होती है। ओके, फ्री स्पेस है बीच में, कॉइल के बीच में कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है। लेकिन यहाँ पे अगर आयरन रख दिया तो आयरन की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सेकेंड वाले केस में। ओके, अब तो मैंने बोल दिया कि तुम बस करंट पास करो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, करंट तो पास कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड है, करंट पे। करंट तो पास कर दिया, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कितना मैग्नेटिज्म उसमें आ रहा है, क्वांटिटेटिवली कैसे बताएंगे। ओके, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो ये क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल और मैग्नेटिक डायपोल्स। तो मैग्नेटिक डायपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ ऐसा कोई डायपोल का सिस्टम नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें भी करंट जब पास करते हो तो कॉइल इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। वैसे इसमें आयरन में कॉइल बाउंड करोगे और करंट पास करोगे तो इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ओके, सो मेजर कैसे करेंगे कितना मैग्नेटिज्म है, तो एक क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर पता हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कितना मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस हुआ है। ओके, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट करंट और एरिया को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे इस कॉइल में से कितना करंट पास किया है और इस कॉइल का एरिया कितना है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको एक क्वांटिटी मिलती है। उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो उससे हमें पता चलता है कि कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुई है। ये हमको कैसे पता चलेगा, इससे मैग्नेटिक मोमेंट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमको पता चलेगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड और कितनी मैग्नेटिज्म इसमें आया है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म को हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में मेजर करते हैं। ओके, उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात होगी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने की। ओके, लेकिन अभी हमने ऊपर से बात की कि करंट दो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, करंट दो और मैग्नेटिज्म आ जाएगा मटेरियल के अंदर। ओके, लेकिन एक्चुअली ओरिजिन क्या है, अंदर का ओरिजिन क्या है। एवरी मटेरियल, यहाँ पे आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो रहा है, कॉइल में से करंट पास कर रहे हो, आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो रहा है, कॉइल में से करंट जीरो किया तो आयरन रॉड का मैग्नेटिज्म चला गया। मतलब करंट पास किया तो आयरन बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक्चुअली ये आयरन में मैग्नेटिज्म कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे फ्री स्पेस है तो इसमें भी कहाँ भी, यहाँ पे भी कॉइल की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो कहाँ से मैग्नेटिज्म आ रहा है, अंदर क्या है। एक्चुअली आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन के एटम्स होते हैं। किसी भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी मैटर क्या बना है, एटम से बना है। ओके, तो मैग्नेटिज्म में आ रहा है किसी भी मटेरियल में तो एटम का कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक है, इसलिए तो आयरन में मैग्नेटिज्म आ रहा है करंट पास करने। क्या हो रहा है आयरन के एटम्स के साथ, क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बेसिक अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है एटम्स के अंदर, जिसके कारण मैग्नेटिज्म आता है। ओके, तो एकदम बेसिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है इन एटम में, वो हम देखने वाले, उसको बोलते हैं एटॉमिक। एटम में मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आता है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। हाउ कैन वी प्रोड्यूस द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, और हाउ कैन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटम। ओके, अगर हम एटम को देखते हैं तो एटम में होता है न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, तो इससे क्या आता है, ऑर्बिट करने के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के आजू बाजू तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है। ठीक है,
क्लॉकवाइज स्पिन करता है अप डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, उससे भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है, रिवॉल्व करता है, उससे भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है एटम्स में। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ हैविंग इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो एटॉमिक ओरिजिन क्या है मैग्नेटिज्म का? इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिज्म का ओरिजिन एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है। सो इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ डायपोल। अगर ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा, नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब टू डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट आता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट आता है। इसलिए एटम्स के अंदर जो ओरिजिन है मैग्नेटिज्म का वो है इलेक्ट्रॉन के कारण। ओके, लेकिन अब तुम बोलोगे पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारे एलिमेंट है, सारे के सारे मैग्नेटिक थोड़ी है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है, बाकी तो उतने मैग्नेटिक है नहीं है, सबके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पेयर्ड मतलब अगर मान लो एक का डायरेक्शन अप है एक का डाउन है, कैंसिल हो गया, मैग्नेटिज्म कैंसिल। ओके, तो जिसमें सिर्फ अप वाले मोमेंट है, जिसमें मैग्नेटिक स्पिन्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, उसमें ही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, तो द एलिमेंट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट एक का इलेक्ट्रॉन का ऊपर है एक का नीचे है, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही है, ओके, पैरेलल ही है मोमेंट्स, तो ही उसमें मैग्नेटिज्म आएगा। ठीक है, तो इसलिए हर एलिमेंट मैग्नेटिज्म नहीं देता है। ठीक है, तो ये है बेसिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिज्म आ रहा है, लेकिन अगर बोलूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, क्वांटिटी कितनी है, ये कैसे पता करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, वो कितना मैग्नेटिज्म दे रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कितना क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है, वो कैसे पता करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? वन इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? पीरियोडिक टेबल में अगर तुम एलिमेंट उठा के देखोगे तो हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमको हाइड्रोजन एटम को स्टडी करना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम को जब तुम स्टडी करोगे तब पता चलेगा कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नेटिक मोमेंट देता है वो कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए। तो हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना मैग्नेटिज्म आता है, ओके, कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, वो हम देखेंगे। तो देखो, सपोज करो एक हाइड्रोजन एटम है, ओके, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? ओनली 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। v सपोज करो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे pp प्लस क्यू कहता है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज दिया। ओके, ये ऑर्बिट की रेडियस सपोज करो r है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस विद द वेलोसिटी v। ओके, सो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी जगह से घूम रहा है, फिर से उसी जगह पे आ रहा है, फिर घूम रहा है, सो ये करंट प्रोड्यूस करेगा। सो दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज बिहेव लाइक अ करंट लूप। लूप क्यों बोला? क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव होता है वहीं पे फिर से वापस आता है, तो इसको लूप बोलेंगे, कंप्लीट और क्लोज्ड लूप। सो दिस हाइड्रोजन एटम, इट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ करंट लूप। ओके, तो ये करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है।
ओके तो हम देखेंगे कि इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन एटम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन एटम में। ओके तो तुमको पता है इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट, कितना एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन एटम में, वो हम देखने वाले एक डेरिवेशन में। ओके सो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। सो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज, करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है ई, टाइम क्या है टी। सो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ई बाई टी। समझ में आया, चार्ज अपॉन टाइम मतलब ई बाई टी। चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो ई बाई टी, तो ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन टी। अब ये इसमें मुझे इस इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मुझे करंट और एरिया चाहिए। जब भी फॉर्मूला बताया करंट इंटू एरिया इज मैग्नेटिक मोमेंट। सो करंट तो मुझे मिल गया Q बाई टी, दैट इज E बाय टी, ये करंट हो गया। ओके टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ओके सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री पे मूव हो रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई आर। सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 पाई आर, वेलोसिटी क्या है v। ओके तो टाइम क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन v। अब टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ टाइम इनटू द अबव इक्वेशन। सो वी विल गेट करंट इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई आर अपॉन v। ओके सो v अगर ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में तो दैट विल बी EV अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया करंट। एक इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर, ये तो हो गया करंट। ओके अभी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, सो दिस करंट लूप लाइक अ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ये करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव निगेटिव, सो इट इज बिहेव लाइक अ डायपोल। सो ये करंट लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ डायपोल, तो उसमें जो डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, दैट इज करंट इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन इज करंट इनटू एरिया। करंट कितना है, अभी निकाला करंट हमने, EV अपॉन 2 पाई इंटू एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, ये क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, सर्कल के अलॉन्ग मूव हो रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके सो पाई आर कैंसल, क्योंकि ये पाई आर न्यूमरेटर में, ये पाई आर डिनोमिनेटर, पाई आर कैंसल होने के बाद हमको मिलेगा EVR अपॉन 2। ओके सो अगली स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। ओके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को m से और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया m से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में मैं ये e को बाहर ले लिया और अंदर बचा mvr, और नीचे क्या है, ट्वाइस m। mvr क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ओके mvr होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। ओके L का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहा था तो बताया था L इज इक्वल टू R क्रॉस P। P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इंटू वेलोसिटी इंटू R, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो mvr की जगह मैं L लिख सकता हूँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, E इंटू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। सपोज करो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो L होता है वो होता है mvr की जगह L लिखा। सो अभी मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया E इंटू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये बोल दिया मैंने। अब तुमको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी का पोस्टुलेट्स तुमने पढ़ा है। बोर्स थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब
जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h क्रॉस। h क्रॉस क्या है? h अपॉन 2 पाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h क्रॉस। h क्रॉस क्या है? h बाय 2 पाई। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो h क्रॉस का फॉर्मूला क्या है? h अपॉन 2 पाई। h है प्लैंक कांस्टेंट, n क्या है? इंटीजर 1 2 3 4 इस तरीके से। सो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, मतलब L इज इक्वल टू NH क्रॉस। तो L की जगह क्या होना चाहिए? NH क्रॉस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ H क्रॉस होगा। तो L की जगह हम NH क्रॉस लिख सकते हैं। N कितना है? 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है। So putting this value of L in equation number 1, so magnetic moment will be mu is equal to NEH cross by twice M। N कितना है? 1 है, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है? 1। ये मैंने बताया था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ रहे थे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट N इज इक्वल टू 1, बिकॉज हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले ऑर्बिट में होता है, उसमें N इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा? EH क्रॉस बाय 2 पाई। N की जगह 1 रख दिया फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। सो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ वन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट EH क्रॉस बाय ट्वाइस M। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। H क्रॉस क्या है? H अपॉन 2 पाई। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। H मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये सारी वैल्यू हमको पता है। तो ये जो है म्यू इज इक्वल टू EH क्रॉस बाय ट्वाइस M, इसी को हम बोलते हैं म्यू बी। ओके, सो म्यू बी इज बोर मैग्नेटॉन। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है एसोसिएटेड? 1 म्यू बी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? EH क्रॉस बाय ट्वाइस M। मतलब एक इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड करता है 1 म्यू बी मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब 1 बोर मैग्नेटॉन। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। इट मीन्स दैट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 1 म्यू बी, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस म्यू बी। सो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है 1 म्यू बी निकालेंगे कैसे? EH क्रॉस बाय ट्वाइस। तो 1 म्यू बी मीन्स EH क्रॉस बाय ट्वाइस M। म्यू इज इक्वल टू EH क्रॉस बाय ट्वाइस M। सो 1 म्यू बी मीन्स EH क्रॉस बाय ट्वाइस M। E की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे, H क्रॉस मीन्स H बाय 2 पाई। M की वैल्यू रखेंगे, जब ये सब वैल्यू रखेंगे तो 1 म्यू बी की वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन एटम है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है 1 म्यू बी। ओके, दैट विल बी 1 म्यू बी 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला। सो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन का करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन का करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। हमने अभी पढ़ा क्या कि मैग्नेटिज्म कैसे आता है, मैग्नेटिज्म किस टर्म्स में मेजर करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में, और एक इलेक्ट्रॉन का करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है ये हमने देखा। तो आगे हम कुछ मैग्नेटिक टर्म्स देखेंगे, कुछ मैग्नेटिक टर्म्स के फॉर्मूले देखेंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक टर्म्स और कुछ मैग्नेटिक पैरामीटर्स के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। सो किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, अगर उसको मेजर करना है, काउंट करना है, तो हम काउंट किस टर्म्स में करते हैं? मैग्नेटाइजेशन के टर्म्स में करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद मैग्नेटिक डायपोल्स जनरेट होंगे मटेरियल के अंदर, तो कितने डायपोल्स एक वॉल्यूम में जनरेट हुए, जितने ज़्यादा डायपोल्स जनरेट होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन रहेगा। तो एक मटेरियल के अंदर कितने डायपोल्स जनरेट हुए पर यूनिट वॉल्यूम में,
तो उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैग्नेटाइजेशन, this is magnetic moment, dipole moment, and V is the volume of substance or volume of the material, okay, या volume of the sample. So magnetic moment per unit volume is nothing but magnetization. okay, so इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं. okay, vector of magnetization is mu upon V. mu is magnetic moment, V is volume, and vector m is nothing but magnetization vector. ओके, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर. ओके, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर. ओके, सो ये यूनिट कैसी आती है एम्पियर पर मीटर की बताऊंगा. ये देखो, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर मतलब म्यू अपॉन वी, और म्यू इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर. एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब. एसआई यूनिट. सो ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर बचेगा नीचे. ओके, सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर. तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन के बारे में. ओके, तो ये मैग्नेटाइजेशन एक पैरामीटर है. मैग्नेटाइजेशन एक पैरामीटर है मैग्नेटिज्म मेजर करने के लिए कि कितने डायपोल्स प्रोड्यूस हुए हैं मटेरियल के अंदर, वो हम मेजर कर सकते हैं मैग्नेटाइजेशन के टर्म में. ओके, सेकेंड हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. ये तुमने स्कूल में या 10th में पढ़ा होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, एक एरिया में कितनी प्रोड्यूस हो रही है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ये तुमने स्कूल में पढ़ा है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा. ओके, और फिर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है? इंटरनल, जैसे तुम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो तो अंदर कितनी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस विद इन द सैंपल और विद इन द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. उसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा चार्ज मूव होने के वजह से, तो उस फोर्स को दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. और उसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. तो इस रिलेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत. स्ट्रेंथ मतलब ताकत. सो कितनी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, ओके, मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, उसको अगर मेजर करना है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इंटेंसिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, इंटेंसिटी. उसका फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू Ni अपॉन L. अगर मान लो कॉइल है, कॉइल के N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी लेंथ L है, तो H ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? N इंटू आई डिवाइडेड बाय L, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का दम, स्ट्रेंथ. सो N क्या? N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, और L है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, और L है लेंथ ऑफ द कॉइल. तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ताकत इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Ni अपॉन L. अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं. अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन का ये रिलेशन है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H और B के बीच में रिलेशन इस फॉर्मूले से है. H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू जीरो. म्यू जीरो क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिबिलिटी क्या होता है बताऊंगा. ओके, अगर मान लो कॉइल के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, फ्री स्पेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं B अपॉन म्यू जीरो. इस तरीके से निकालते हैं. और अगर मान लो कि कॉइल के बीच में आयरन रॉड रखा है, जैसे वहाँ एक्सप्लेन किया था, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू. तो म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द सैंपल और म्यू जीरो इज परमेबिलिटी. फ्री स्पेस है तो B अपॉन म्यू जीरो. फ्री स्पेस नहीं है, बीच में कोई मटेरियल रखा है और उसके ऊपर कॉइल बाउंड किया है, तो B अपॉन म्यू. तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का रिलेशन होता है, इस तरीके से.
ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। हम देखेंगे कि आगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसको बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ मटेरियल के अंदर with respect to field, that is called susceptibility. Magnetic susceptibility is nothing but degree of magnetization, extent of magnetization in the material with respect to field. So what is the formula? M by H. M क्या है? मैग्नेटाइजेशन, H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ससेप्टिबिलिटी ऐसे निकालते, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, और मैग्नेटिक मटेरियल्स के 3 टाइप होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। वो आगे के लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी इतना बस पता चाहिए, अभी बस इतना इस समय के लिए इतना ही काफ़ी है कि डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, लेस देन 0। पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है, स्मॉल होती है। और फेरोमैग्नेटिक की ग्रेटर देन 0 होती है लेकिन लार्ज होती है। तो इस तरीके से ये 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासीफाई 3 कैटेगरीज में करते हैं। अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी बट स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव बट लार्ज। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया। अब इसका यूनिट जो होता है, ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिट जो होता है, वो जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर इंटू टेस्ला और एम्पियर पर मीटर इंटू ऑरिस्टेड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, ये तो हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। यूनिट क्या है, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है। परमेबिलिटी, परमिट करने की एबिलिटी। तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परमिट करने की कितनी एबिलिटी है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक पैरामीटर है, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है मटेरियल के अंदर, वो हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं। ओके, उसका सिंबल क्या है? म्यू एम। सो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी रहेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी मटेरियल के अंदर। ओके, सो उतने ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो अपने अंदर अलाउ करेगा मटेरियल। अगर आयरन है तो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग, कोबाल्ट है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग, निकेल है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर। ओके, सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? बी बाय एच। बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, पहले ही बताया। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी तुमको बताया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बी बाय एच। ठीक है, तो बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एच इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट है हेनरी पर मीटर। ओके, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट है हेनरी पर मीटर। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, और अपने उसके अंदर की इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो सकती है, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इज नथिंग बट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है म्यू 0 वो कांस्टेंट होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब रेशो, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ free space, permeability of medium and permeability of free space. So this is permeability of material medium, मतलब मटेरियल की permeability, मतलब मटेरियल कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने में अलाउ कर रहा है, दैट इज permeability of material medium to the permeability of the free space, that is called relative permeability, and relative permeability is unitless because रेशियो है, दोनों permeability का रेशियो है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। सो म्यू आर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, वो यूनिट लेस होती है। सो दिस इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इस तरीके से आज हमने मैग्नेटिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटाइजेशन,
ओके। और फिर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, हाइड्रोजन एटम का एक डेरिवेशन कंसिडर किया। फिर देखा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। फिर देखा कि पहले देखा कि मैग्नेटिज्म का जनरल ओरिजिन क्या है। ओके, एक तो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और हम अपने सराउंड में एवरीवेयर मैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन देखते हैं। इस तरीके से ये बेसिक लेक्चर मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, टेक केयर, बाय।